नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आज जिस टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है जीव जगत। जीव जगत के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अगर हम अपने आसपास के परिवेश का, अपने आसपास जो कुछ भी है वही परिवेश है, उसी का भ्रमण करें, घूमें अगर थोड़ा सा, तो हमको दिखाई देगा कि विभिन्न प्रकार के जंतु हैं, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। असंख्य प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं। अब ये घरों में, तालाब में, नदी में, समुद्र के जल में, जंगल में, मैदान में, यहाँ तक कि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों और तपते रेगिस्तानों में भी मिलते हैं, पाए जाते हैं। इन जीवधारियों का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, उनकी आकृति अलग अलग होती है, इनकी भोजन की जो आदतें होती हैं वो अलग अलग होती है, संरचना इनकी अलग अलग होती है। और इन सभी जीव जंतुओं का जो स्वभाव है, पेड़ पौधों का स्वभाव है, वह भी अलग होता है। उनके व्यवहार में भी काफ़ी विविधता होती है। तो इस प्रकार से जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर, असंख्य प्रकार के जीव जंतु हैं, उन सबके इन चीज़ों में विविधता होती है। तो आइए एक एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, पहली तो चीज़ आती है, जंतुओं के आकार में विविधता पाई जाती है। आकार में विविधता। देखिए, सजीवों के आकार में बहुत सारी विभिन्नता पाई जाती है। कुछ जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको हम आँखों से नहीं देख सकते। मतलब आँखों से देखने का मतलब यह है कि बिना किसी यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे जीव जो होते हैं उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सब जो है बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। और कुछ जीव ऐसे बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, जैसे मगरमच्छ है, घोड़ा है, आदमी है, गाय, हाथी, कोयल, ये सब बड़े जीव हैं। और सबसे संसार का जो सबसे बड़ा जीव है, सबसे बड़ा जीव होती है नीली व्हेल या ब्लू व्हेल के नाम से जानी जाती है। और इसका जो भार होता है, एक नीली व्हेल या एक ब्लू व्हेल का जो भार होता है वो 10 हाथियों के बराबर होता है, इतनी बड़ी होती है। तो इस प्रकार से बड़े जीव भी पाए जाते हैं पृथ्वी पर, और सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आकार में विविधता होती है। दूसरा जो पॉइंट है, आकृति। आकृति में विविधता। आकृति में सभी जीवों की आकृति जो है एक जैसी नहीं होती। सभी सजीवों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। कोई बेलनाकार होता है, कोई गोलाकार होता है, कोई त्रिभुजाकार होता है, कोई जो है छतरी नुमा होता है, कोई चप्पल नुमा होता है, कोई नौकाकार होता है, तो कोई तारे की आकृति का होता है। इस तरीके से जितने भी जीवधारी हैं उनकी सबकी आकृति अलग अलग होती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको एक निश्चित संरचना के आधार पे हम क्रमबद्ध नहीं कर सकते। इनके शरीर की जो बनावट होती है वो भी एकदम अलग प्रकार की होती है। तो जितने प्रकार के जंतु पाए जाते हैं उन सबकी आकृति में विभिन्नता होती है। इसी तरह भोजन में विविधता। जितने भी जीव, असंख्य जीव हैं, असंख्य जीवों में सब भोजन की जो आदतें हैं वो एक जैसी नहीं, सबकी अलग अलग है। तो भोजन में भी विविधता पाई जाती है। कैसे? देखिए, सजीवों को जीवित रहने के लिए और शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको करने के लिए भोजन की आवश्यकता है। जितने भी सजीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु, सभी सजीव एक प्रकार का भोजन नहीं करते। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो शेष जीव हैं वे अपने भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं, आश्रित रहते हैं। कुछ जंतु या कुछ पौधे, ठीक है, उनकी कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधे या उनकी पत्तियों को, फल को या बीज को खाते हैं। ठीक है, तो जो जंतु पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है,
पौधों या पौधों के विभिन्न भागों पर निर्भर करते हैं, वो जंतु जो होते हैं वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। शाकाहारी जंतु। और दूसरे कुछ जंतु केवल दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं। ठीक है, जो जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी जंतु। ठीक है, ऐसे जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। और कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो अपने भोजन में दोनों प्रकार का आहार, मतलब पौधे भी से भी भोजन प्राप्त करते हैं और मांस भी खाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जो जंतु होते हैं वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। ये सर्वाहारी जंतु हो गए। सर्वाहारी जंतु पेड़ पौधों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मांस भी खाते हैं। ठीक है, तो जंतुओं का जो भोजन होता है, जंतुओं के अपनी आदतों के अनुसार और वातावरण के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई। अब इसी में जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे और मिट्टी से जल लेके भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो इनकी जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसको हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, पौधों के जो भोजन बनाने की क्रिया है उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसलिए और चूंकि अब हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। अपने आप अपना पोषण करने वाले स्वपोषी। ठीक है, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, और जंतु और वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वह परपोषी कहलाते हैं। माने दूसरों पर निर्भर, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर, यानी परपोषी जीव। ठीक है, जो जंतु जो केवल पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसलिए वह स्वपोषी कहलाते हैं। और जो जंतु या पौधे अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, वो परपोषी कहलाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहते हैं इसलिए वो परपोषी कहलाते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। तो इस तरीके से भोजन के आधार पर भी भिन्नता होती है। फिर आवास और स्वभाव में भिन्नता होती है। आवास और स्वभाव में विविधता। देखिए, जितने भी सजीव हैं उन सबको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। और वह स्थान जहाँ एक सजीव रहता है वही उसका आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? आवास। वह स्थान जहाँ पर कोई भी सजीव रहता है वह उसका आवास कहलाता है। जैसे सांप है, बिच्छू है। सांप बिच्छू का आवास क्या है? बिल है। शेर का आवास क्या है? मांद, गुफा है। ठीक है, घोड़ों का आवास क्या है? अस्तबल है। मछली, केकड़े, कछुए, मेढक, इनका आवास क्या है? जल में रहते हैं। ठीक है, जल है। तो इसी तरीके से सबके आवास अलग अलग होते हैं और भिन्न प्रकार के सजीवों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। कुछ स्वभाव से हिंसक होते हैं, कुछ शांत होते हैं, कुछ हास्यपूर्ण होते हैं, कुछ संवेदनशील होते हैं। तो इस तरीके से सबका स्वभाव भी अलग होता है। जैसे शेर है, चीता है, ये हिंसक होते हैं, बकरी शांत होती है, बंदर, भालू, छुई मुई बहुत संवेदनशील होता है। जैसे ही आप उसको छुओगे उसकी पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आवास में विभिन्नता, स्वभाव में विभिन्नता होती है। इसके अलावा परिवेश की विविधता होती है। जितने भी जीव हैं वो अलग अलग परिवेश में रहते हैं, एक ही परिवेश सबका नहीं है। तो इस आधार पर परिवेश में विविधता हो जाती है। संसार के अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं और उनके रहने के अपने अपने ढंग हैं। कुछ जंतु जल में रहते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं और कुछ भूमि पर रहते हैं।
ठीक है। अब भूमि पर जो रहते हैं उनके लिए भी तमाम सारे परिवेश हैं, ठीक है। कहीं पर वो जंगलों में रहते हैं, कहीं पेड़ पौधों और झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे रहते हैं, कुछ घास के मैदान में रहते हैं, और जो जंतुओं के शरीर की संरचना होती है वह भी उनके परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित होती है, और ये इसीलिए होता है कि जिससे वो अपने परिवेश में भली भांति जीवित रह सके। तो बार बार बात आ रही है परिवेश परिवेश परिवेश। ये परिवेश क्या है, पहले हम यही समझ लेते हैं। देखिए, जंतु ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां उनके लिए काफ़ी भोजन उपलब्ध होता है और जहां उनकी और उनके बच्चों की सुरक्षा होती है, ठीक है। जंतु ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां पर उनके लिए काफ़ी भोजन उपलब्ध होता है और जहां उनके बच्चों की सुरक्षा होती है। तो जो ऐसा स्थान होता है उसी को हम परिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवेश। जंतु जिस स्थान पर रहते हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में भोजन होता है, उनके बच्चों की सुरक्षा होती है, ऐसा स्थान ही परिवेश कहलाता है। अब देखिए, कुछ जंतु और पौधे तालाब के अंदर चारों ओर दिखाई देते हैं, जैसे मेढक है, केचुआ, मछलियाँ, सूक्ष्म जीव, घोंघे, बगुले, बत्तख, ये सब क्या है, तालाब के आसपास या तालाब के अंदर दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखिए, जलीय जंतुओं का आकार जो होता है वो विशेष प्रकार का होता है। जैसे मछली है, मछली का आकार जो होता है वो एकदम नौकाकार होता है, ठीक है, गलफड़ों द्वारा सांस लेती है। मेढक अपनी त्वचा द्वारा पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन क्रिया में करता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि मेढक के जो पिछले पैर होते हैं, पश्चपाद जिनको बोलते हैं, उन पर जालीनुमा संरचना होती है, और इस जालीनुमा संरचना को पादजाल कहते हैं। ये जब मेढक पानी में होता है तो ये तैरने में उसकी मदद करते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा कुछ पक्षी हवा में उड़ते हैं, तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो हवा में उड़ने के लिए, या ऊँट के लंबे पैर होते हैं, मोटे और गद्देदार तलवे होते हैं, वो रेत में रेगिस्तान पर चलने और दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। पौधों में भी यही बात है कि पौधे भी एक निश्चित वास स्थान में ही अधिक समय तक जीवित रहकर वृद्धि करते हैं। जैसे कुछ पौधे हैं, सिंघाड़ा है, जैसे जलकुंभी है, शैवाल है, कुमुदिनी है, ये जल में होते हैं, बाहर आप लगा दो नहीं होंगे, लगेंगे ही नहीं। या नागफनी है, घिवार है, मदार है, ये सब पौधे शुष्क स्थानों में, रेगिस्तान में उगते हैं। तो इस तरीके से इनका अलग अलग होता है। अब शेर की बात करिए, शेर जंगल में प्राकृतिक गुफाओं में रहता है, चिड़िया पेड़ पे घोंसला बना के रहती है, खरगोश भूमि में बिल बना के रहता है, मधुमक्खियाँ छत्ता बना के रहती हैं, दीमक जो होती हैं वह समूह में सूखी लकड़ियों में छेद करके या भूमि पर मिट्टी का ढेर बना के रहती है। और यही जो दीमक की मिट्टी का ढेर जैसा दिखाई देता है, इन्हीं ढेरों को हम बाम्बी या एंट हिल्स कहते हैं। बाम्बी बोलते, बाम्बी एंट हिल्स, मिट्टी का ढेर सा कहीं कहीं आपने देखा होगा। तो ये जो है, ये बाम्बी या एंट हिल्स कहा जाता है, ठीक है। कुछ जंतु दिन में सक्रिय रहते हैं तो रात में आराम करते हैं। ऐसे जंतु जो दिन में सक्रिय रहते हैं और रात में आराम करते हैं उनको हम दिनचर कहते हैं। मतलब दिन में सक्रिय और रात में बढ़िया आराम करते हैं, ये दिनचर कहलाते हैं। जैसे मक्खी है, गौरैया है, गाय है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जो कि रात में सक्रिय होते हैं, अपने भोजन के लिए घरों से बाहर निकलती है, ठीक है, दिन में वो सोते हैं, शांत रहते हैं। तो ऐसे जो जंतु होते हैं वो कहलाते हैं रात्रिचर। वह जंतु रात्रिचर कहलाते हैं। जैसे मच्छर है, तिलचिट्टा है, केंचुआ, उल्लू, सियार, चमगादड़, लोमड़ी, ये सब क्या है, दिन में उतना सक्रिय नहीं रहते, रात में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो इसलिए ये रात्रिचर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जंतुओं में आकार में विविधता पाई जाती है, आकृति में विविधता पाई जाती है, भोजन में विविधता पाई जाती है, आवास और स्वभाव में विविधता पाई जाती है, और परिवेश में विविधता पाई जाती है।